बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपनी किताबें खोल लीजिए। तो प्रेमचंद के फटे जूते लिखा है श्री हरिशंकर परसाई ने। तो हम आपको इसकी पहले समरी बता देते हैं। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ वह फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और वो धोती पहने हुए हैं। उनकी कनपट्टी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं और उनकी घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बता रही हैं। उनके पाँव में कैनवस के जूते हैं जिसके बंद यानी जिसके लेसेस बेतरतीब से बंधे हैं, यानी अजीब तरीके से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर उनके लेसेस के जो लोहे के किनारे हैं वो निकल गए हैं और उन्हें बंद डालने में उनसे परेशानी हो रही है। तब वो उनको कसकर पहन लेते हैं। दाहिने पांव का उनका जूता ठीक है, पर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। जब उनकी दृष्टि इस जूते पर अटक गई तो वो सोचा कि फोटो खिंचवाने की। उन्होंने कैसे सोच लिया? अगर उनकी यह फोटो खिंचवाने की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? क्योंकि वो तो बड़े ही साधारण इंसान हैं। वो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। वो उनके चेहरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, ये तुम्हारा जूता फट गया है और आपकी उंगली बाहर दिखाई दे रही है। क्या आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है, जरा भी लज्जा या संकोच नहीं है कि आपके चेहरे पर बड़ी सी बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है। जब आपके फोटोग्राफर ने आपसे फोटो खींचने के बाद रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार आपने मुस्कान लाने की कोशिश तो बहुत की होगी। दर्द के आपके गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर आप ऊपर निकाल रहे होंगे। इसका ये मतलब है कि आपके जो अंदर जो दर्द है उसको आप पीछे ढकेल कर आपने उसको छुपाकर अपनी मुस्कान को सामने ले आए और आप अधूरी मुस्कान दिखा रहे हैं। यह आपकी मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग है, यानी यह सिर्फ दिखावा है। आगे बढ़ते हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद के फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है और हंस भी रहा है। अगर उसे फोटो ही खिंचाना होता तो ठीक से जूते पहन लेते या फिर ना खिंचाते। फोटो खिंचाने से थोड़ा कुछ बिगड़ता था। शायद उनकी पत्नी ने ही कहा होगा कि चलो भाई फोटो खिंचा लो, इसलिए बैठ गए। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, यानी कितने दुख की बात है कि बेचारे आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूता नहीं है। आपकी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश अपने अंदर लेखक महसूस कर रहा है और वो रोना चाहता है कि आपकी आंखों का यह तीखा दर्द मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। फोटो एक ऐसी चीज है जो हर समय इंसान एक बार ही खिंचाता है और ढंग से खिंचाता है। क्या आपने इस फोटो का महत्व नहीं समझा? अगर समझते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं, यानी अगर किसी को दिखाना होता है किसी वर यानी किसी दूल्हे को, तो वो भी मांग कर कपड़े पहन लेता है और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। यानी किसी को अगर बारात निकालनी होती है तो वो भी मोटर गाड़ी मांग लेता है। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है और तुमसे जूते मांगते नहीं बने, यानी तुमसे कोई जूते नहीं मांगेगा। तुम जूते मांग कर भी तो फोटो खिंचा सकते थे। तुम्हें फोटो का महत्व नहीं जानता। लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। इसमें लेखक ये कहना चाहता है कि जिसके पास जो चीज नहीं होती वो उसको मांगकर उस चीज का प्रयोग कर लेता है ताकि उसका फोटो अच्छे से अच्छा आए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, यानी वो ऐसा लगता है फोटो में कि उसके पास वो चीज है, यानी वो हर तरीके से अच्छा फोटो खिंचाना चाहता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए से भी क्या कम में मिलते होंगे, यानी जूतों की कीमत 5 रुपए से भी कम थी। जूता हमेशा टोपी से महंगा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियां न्यौछावर होती हैं। यानी आप जूते खरीदते हैं तो उसकी जगह आप 50 टोपियां ले सकते हैं।
फिर भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, यानी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा जितना आज लग रहा है कि मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम तो महान कथाकार थे, उपन्यास के सम्राट यानी उपन्यासों के राजा थे, युग प्रवर्तक थे, जाने क्या क्या थे, महान लेखक थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब लेखक अपने जूते की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ऊपर से तो अच्छा दिखता है लेकिन उंगलियां मेरी बाहर नहीं निकलती। मेरे जूते का नीचे का तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लुहान यानी घायल भी हो जाता है। मेरे जूते का पूरा तला नीचे से घिस गया है, ऐसा लगता है कि पूरा पंजा छिल जाएगा और उंगली पर बाहर नहीं दिखेगी, यानी दिखावा है कि जूता तो फटा हुआ है मगर उंगली बाहर नहीं दिख रही है। तुम्हारी उंगली तो बाहर दिख रही है पर पांव सुरक्षित है, लेकिन मेरा तो पांव सुरक्षित नहीं है। मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है, यानी जो मेरा जूता है वो नीचे से घिस रहा है और आपका जूता ठीक है, लेकिन मेरी उंगली पर्दे में छुपी हुई है, यानी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा जूता घिस रहा है, लेकिन तुम्हारी उंगली तो साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम शायद पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर तो कुर्बान हो रहे हैं, यानी हम हर चीज को अपना छुपाने से अपने आप को बचा रहे हैं, यानी हम हर चीज को छुपा रहे हैं कि हमारा जूता फट गया है, फिर भी हम उसको दिखाना नहीं चाहते कि हमारा जूता फट गया है, लेकिन तुम तो हर समय अपना जूता दिखा रहे हो। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर मैं इस तरह से कभी ना खिंचाऊं, चाहे मैं पूरी जिंदगी बिना फोटो के ही रह जाऊं। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? अभी लेखक यहाँ पर जो कह रहा है, क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। ये जो 3 बातें हैं ये प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में इनका जिक्र किया है, ये प्रेमचंद जी की पुरानी कहानियां हैं। तो लेखक इनका यहाँ पर इनके बारे में यहाँ बताना चाहता है कि आपको ऐसी कौन सी परेशानी है, आपको ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको फटा जूता पहनना पड़ा। आगे वो कहते हैं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है, यानी कोई ना कोई आपकी जरूर मजबूरी रही होगी। इसके बाद लेखक कहते हैं, मैं तुम्हारा जूता फिर से देता हूं, कैसे फट गया, मेरी जनता के लेखक। ये यहाँ पर उनके सारे किताबों के नाम है। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर आप घर लौट रहे थे? क्या आपको इतना घूमना पड़ा जो आपने अपना जूता फाड़ लिया? चक्कर लगाने से तो जूता कभी नहीं फटता, घिस जाता है। कुम्भनदास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। इन्होंने एक कुम्भनदास का जिक्र किया है जो भक्ति काल के कवि थे, वो भी फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए आए थे और उनका जूता भी घिस गया था। आगे है, चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, पर तुम्हारा जूता कैसे फट गया। पूरी कहानी यहाँ पर जूते के आसपास ही घूम रही है। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मार रहे थे, कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई, यानी कोई ऐसी चीज उसको ठोकर मारने से ही शायद तुम्हारा जूता फटा है। वह कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, यानी कोई भी रास्ते में कोई भी मोटा सा बड़ा सा टीला था, उस पर शायद तुमने ठोकर मारी, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। यहाँ पर लेखक केवल मतलब भविष्य की सोच रहा है कि शायद ऐसा हुआ होगा, मगर वास्तव में ऐसा नहीं था। टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, यानी रास्ते में अगर कोई भी चीज आ जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि उसको तोड़ फोड़ दिया जाए। आप रास्ता बदल भी सकते हो, क्योंकि सारी नदियां सारे पहाड़ों को तोड़कर थोड़े ही निकलती हैं, साइड से भी निकल जाती हैं। इस तरह अगर तुम्हारे रास्ते में कोई ऐसा कंकड़ पत्थर या कोई टीला आ गया तो तुम साइड से भी तो निकल सकते थे। तो इस तरह लेखक यहाँ पर नदियों और पहाड़ों के रास्ते, पहाड़ों के उदाहरण से ये समझाना चाह रहा है। तुम समझौता बिल्कुल नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। यहाँ पर भी लेखक प्रेमचंद जी के जो पुराने जो कहानी के पात्र थे उनको यहाँ पर लेकर आया है और उनके बारे में यहाँ पर बता रहा है। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत सी करती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो, यानी तुम जिसका मजाक उड़ाना चाहते हो उसे तुम अपने हाथ की उंगली नहीं बल्कि अपने फटे पैर की उंगली से इशारा करना चाहते हो
कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे लोग हाथों की उंगली से इशारा करते हैं, उंगलियां दिखाते हैं, लेकिन तुम वो इशारा अपने पैर की उंगली से करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिससे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। अब लेखक आगे कहते हैं, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए हैं या तलुआ घिसाए चल रहे हैं। यानी तुम सभी पर हंस रहे हो जो अपनी परेशानी को छुपाए बैठे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे, और तुम उन पे भी हंस रहे हो जो अपनी परेशानी को छिपाकर बच रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढाकने की चिंता में अपने तलुए का नाश कर रहे हो। यानी लेखक ये कहता है कि प्रेमचंद जी ने शायद ये सोचा होगा कि सिर्फ मेरी तो उंगली दिख रही है, मगर तुम्हारा जो जूता है वो तो तलवे से फटा हुआ है। यानी तुम्हें अपने पांव की भी चिंता नहीं है, तुम तो अपने तलुए का नाश कर रहे हो, तो तुम चलोगे कैसे? लेखक आगे कहते हैं, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ और उंगली का इशारा भी समझता हूँ, मैं तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ।